Good morning, students. This is our second poem. First one was Noble. Can you remember the name? Noble Nature or Noble Nature? I will ask you, just comment me on my group, okay? It was Noble Nature. This is our second poem. Don't look at the lesson number 13. It is because of the last part of our prose. So this is our second poem. And poem, as you know the title, A Boy's Song, बच्चे का गीत. And it is written by, composed by Wilfred Wilson Gibson. Yesterday I told you that whenever the questions come in board examination, first thing, the first basic question is that who is the composer or who is the poet of the poem, whatever poem may be. So it is always important to remember the name of the poet. First, I start with the recitation, and it's a very small poem consisting of only 12 lines. But these 12 lines have a very deep meaning itself in it, and also the poet is conveying the message of freedom. And you know very well the importance of freedom. अभी तो आप सभी लॉकडाउन में कहाँ थे ना, घर के अंदर बंद है, छटपटा गए थे हम. तो क्या होता है कि ये जो चीज़ का जो मैसेज है, it is also providing that we should not cage the birds or animals for our enjoyment. Okay, let's start the poem. Because I set no snare. The meaning of snare, snare का meaning होता है फंदा. Now what is फंदा? जानवरों को जिंदा पकड़ने के लिए फंदा लगाया जाता है, not to kill them. ठीक है? But leave them flying free. All the birds of the air belong to me. From the blue tit on the slope to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings. ये हमारी पोएम है. 3 इसके अंदर स्टैंजा है. पहले स्टैंजा में पोएट ये कह रहा है कि मैं किसी भी पक्षी को पकड़ता नहीं हूँ, मैंने उनको खुला छोड़ दिया है. ठीक है? क्यों छोड़ दिया खुला, ये भी बता रहा है. वो इसलिए बता रहा है कि मैं पक्षी इसलिए नहीं पकड़ता हूँ कि सारे हैं तो मेरे ही है, मैं इनको पकड़ के पिंजरे में रख के क्या करूँगा. ठीक. दूसरा जो स्टैंजा है, जैसे हमने प्रीवियस पोएम थी नोबल नेचर, द पोएट हैड यूज्ड 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, अ ओक एंड लिली. इसी तरह से इस पोएम में इस पोएट ने 2 बर्ड्स के नाम लिए हैं, एंड दैट आर, इफ यू कैन सी, द फर्स्ट वन इज ब्लू टिट. छोटा सा पक्षी होता है बहुत. इस पक्षी की विशेषता ये होती है कि ये अपना जो घोंसला है वो इतनी बारीक जगह में बनाता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू रीच अप टू देम. अपने लाल बेर खाए, लाल बोर छोटे छोटे होते हैं, उसकी जो झाड़ी होती है उसके अंदर बहुत सारे देयर थॉर्न्स, कांटे होते हैं, वो उसके अंदर जाके अपना घोंसला बनाता है. क्यों ऐसा बनाता है? उसके अंदर हाथ डालना बहुत मुश्किल काम होता है. तो देखिए, इस पोएम में पोएट ने जो 2 बर्ड्स लिए हैं वो बहुत ही सोच समझ के लिए है. पहले वाला आपका इतना छोटा है, वो अपना नेस्ट जो है, घोंसला इतना डीप बनाता है कि आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, राइट. एंड सेकंड वन इज ईगल. कहाँ उड़ता है? ऑन द टॉप ऑफ द स्काई, टॉपेस्ट पार्ट, कि उसको इतना ऊपर होता है कि उसको तो ऑलमोस्ट पकड़ना नामुमकिन होता है. सेकंड थिंग, आपको पता है ईगल का जो घोंसला होता है वो कहाँ होता है? नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है. ईगल का जो घोंसला होता है वो जो क्लिफ्स होती है, पहाड़ होता है ना, तो ऐसे स्लांटेड होता है, पहाड़ी ढलान पे होती है. लेकिन ऐसे पहाड़ जो क्लिफ्स है, जहाँ सीधे की सीधी चट्टानें होती है, ये अपना घोंसला उनमें से निकली हुई टहनियों के अंदर बनाता है. अगेन आप वहाँ नहीं पहुँच सकते. ये आइडेंटिकल बनाया है कि 2 ऐसे पक्षी जिन तक आपका पहुँचना नामुमकिन है, वो भी उसी के हैं. ठीक. ये तो उसकी बात हो गई. और इसके अंदर ये बताया गया है कि वो पक्षियों को, जो 2 पक्षी के इसने एग्जाम्पल दिए हैं, वो उसके लिए क्या करते हैं.
ओके, तो ये हमारा एक बेसिक हिंदी का एक्सप्लेनेशन था। अब मैं आपको इसको इलेबरेट एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, पोएट सेज दैट ही सेट्स नो स्नेयर, उसका कोई आइडिया नहीं है, कोई उसका विचार नहीं है कि मैं किसी पक्षी को जाकर के पकड़ूं। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैंने उनको हमेशा आज़ाद उड़ने दिया है। लीव देम फ्लाइंग फ्री, उनको मैंने उड़ने के लिए, आज़ाद उड़ने के लिए छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? रीज़न बता रहा है कि कारण ये है, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इस एयर का मतलब हवा नहीं, इस सारे वातावरण के जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, वो मेरे हैं। और मेरी चीज़ को मैं क्या बांध के रखूं? आपके घर के अंदर आपके टीवी होता है, फ्रिज होता है, आपका मोबाइल होता है, तो क्या आप दिन भर उसको उठा के घूमते हो? आपके घर में आप कहीं भी रख सकते हो उसको। क्यों? क्योंकि वो आपका ही है, उस घर की दीवार ही आपकी है। तो कवि ने पूरे वातावरण को, पूरे उस वातावरण में जितने भी पक्षी है उनको अपना माना है। तो वो कहते मुझे उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, वो जंगली झाड़ियां जहां पर हमारा पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। ब्लू टिट एक ऐसा शर्मीला, एक ऐसा शाई बर्ड है जिसको हम देख भी बहुत कम पाते हैं। ब्लू टिट जो उस झाड़ियों में रहता है, वहां से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, उस ऊंचाइयों में रहने वाले ईगल तक, बोथ दिस बर्ड्स आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर टू एक्सप्लेन द पोएम। अनकेज्ड, बिना पकड़े उनको, मैंने उनको कैद नहीं कर रखा है। दे कम एंड गो, वे मेरे पास आते हैं और चले जाते हैं। अब कवि ये कहता है कि वो मेरे पास क्यों आते और जाते हैं? फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। अगर मैंने उनकी खुशी का ध्यान रखा है, मैंने उनको आज़ाद कर रखा है, तो वे भी मेरी खुशी के लिए मेरे पास आते हैं। और आने के बाद क्या करते हैं? What do they do? क्या करते हो आने के बाद? अब यहाँ पे बताया गया है। देखिए, अगर आप समझेंगे तो, जैसे पहला एग्जाम्पल ब्लू टिट का दिया है, अब नेक्स्ट स्टेंजा में वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो आके क्या करते हैं मेरी खुशी के लिए। एंड सो द सनवर्ड वे, मैं सूरज की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू अप्रोच टू सन बाय फ्लाइंग। हमारे पास पंख तो है ही नहीं, तो कवि कैसे जा रहा है? कवि इन हिज इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में, एंड सो द सनवर्ड वे आई सॉर ऑन द ईगल्स विंग, मैं ईगल के पंख के ऊपर बैठ करके सूरज की तरफ जा रहा हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे दिन भर, मेरे दिल में द ब्लू टिट सिंग्स। पहले बताया कि ब्लू टिट इतना दुर्गम होता है कि आपको मिल नहीं सकता, लेकिन वो जो गाता है उसकी आवाज़ पोएट के दिल में हमेशा बजती रहती है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैंने किसी पक्षी को नहीं पकड़ा है, मैंने उनको खुला हवा में छोड़ दिया है। आई लीव देम फ्लाइंग फ्री बट दे ऑल कम टू मी, मेरे पास आते हैं फॉर माई डिलाइट, मुझे खुश करने के लिए। फिर उन्होंने ये बताया, क्या बताया कि ईगल इज फ्लाइंग टुवर्ड्स द सन। ईगल जो है वो कौन सी दिशा में जा रहा है? सूरज की तरफ जा रहा है। और किसको बैठा रखा है? द पोएट, जिसने उसको आज़ाद कर रखा है। और ब्लू टिट जो गा रहा है, जिसकी आवाज़ ही सुनने को नहीं मिलती, वो कहाँ गा रहा है? पोएट के दिल में। सो बाय दिस पोएम द पोएट गिव्स द मैसेज दैट वी शुड नॉट केज द बर्ड्स, पक्षियों को हमें पिंजरे में नहीं कैद करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनको जिस आज़ादी से प्रकृति ने उनको आज़ादी दी है, वही आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। इन अवर नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट क्लास, I'll tell you about the important questions that come in board examinations. Okay? Till then, again, read the poem. Thank you. बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हेलोजन डेरिवेटिव्स पार्ट सेकंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने पार्ट सेकंड स्टार्ट किया था। हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स बच्चों ने कहा मैडम एक बार वापस आप रिपीट करना, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय हेलोजन डेरिवेटिव्स? जो सेचुरेटेड, एलिफेटिक और एरोमेटिक कोई भी हो सकते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से H को रिप्लेस करके उनकी जगह पर अपन हेलोजन को लगा दें, कितने भी हाइड्रोजन हटा के, तो वो जो कंपाउंड्स हमको मिलते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट
हेलो एल्केन, सेकेंड एरिल एल्केन, एरिल हैलाइड या हेलो एरिल या हेलो बेंजीन। जो एरिल हैलाइड्स होते हैं और एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। RX, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्किल ग्रुप को। एल्किल मतलब एल्केन में से एक H रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेथेन में से एक H रिप्लेस कर दिया तो मेथिल, तो R मेथिल हो सकता है। एथेन में से एक H रिप्लेस कर दो आप, एथिल हो सकता है। प्रोपेन में से एक H रिप्लेस कर दो तो क्या हो सकता है? प्रोपिल। तो R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्किल को। X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलोजन को। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो RX हेलो एल्केन, और जो साधारण नाम में उनको बोलते हैं अपन एल्किल हैलाइड। दूसरे हैं एरिल हैलाइड। एरिल यानी बेंजीन, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में बेंजीन है और एरोमेटिक रिंग से अगर हम H को रिप्लेस करके कितने भी हेलोजन H को हटा के उनकी जगह हम अगर हेलोजन लगा देते हैं तो जो कंपाउंड हमको मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड्स। यानी कि फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग यानी C6H6, इसमें से अगर एक H हटाया, यहाँ से H हटाया, यहाँ अगर अपन ने हेलोजन लगाया तो वो कंपाउंड जो मिलेगा वो एरिल हैलाइड। तो कितने भी हटा सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी अपने को लगाने हैं। अगर एक H रिप्लेस करके एक हेलोजन लगाया तो मोनो हेलो डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। 2 H रिप्लेस करके अपन ने 2 हेलोजन लगाए तो डाई हेलो डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। 3 हटा के अपने ने 3 हेलोजन अगर लगाए तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। ये था हमारा टॉपिक जो मैंने पहले वाले लेसन में अपने पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। अब नोमेनक्लेचर बच्चों का कह रहे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो नोमेनक्लेचर एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्किल हम पढ़ेंगे सबसे पहले हेलो एल्केन। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे CnH2n+2। इसको क्या बोलते हैं अपन? एल्केन। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अगर इसमें से एक H हटा दें और उसकी जगह हम क्या कर दें? हेलोजन फ्री कर दें तो वो हो जाते हैं एल्किल हैलाइड या RX। CnH2n+1X, ये RX का क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला। अगर इसमें ARX की जगह हो जाएगा तो C6H5X, ये हो जाएगा एरिल हैलाइड का आपके जनरल फॉर्मूला। फिर है नोमेनक्लेचर। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम एल्केन में से जहाँ H रिप्लेस होते हैं वहाँ हम हेलोजन लगा सकते हैं, फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, क्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमो। तो इनको हम F लगाएंगे तो फ्लोरो बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे CH4, ये मेथेन है। अगर मैंने इसकी जगह CHHH और अगर इसकी जगह मैंने F लगा दिया, H हटा गया, तो ये फ्लोरोमेथेन हो जाएगी। और साधारण नाम में इनको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल यानी एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथेन यानी मेथिल। और हैलाइड कौन सा हो गया? फ्लोराइड, तो मेथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, जो भी है वो नाम हो जाएंगे। तो नोमेनक्लेचर मैंने पिछले आपको लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन जो होता है या वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे अभी अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हेलो एरिन्स, यानी कि एरोमेटिक रिंग पर हेलोजन को प्रतिस्थापित करने वाला टॉपिक हम बाद में लेंगे। अभी हम ले रहे हैं हेलो एल्केन।
RX। अगर इनका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन, यानी कितने हेलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन, इसके जो अकॉर्डिंग होता है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया कि हम कितने एल्केन में से हम H रिप्लेस करके उसकी जगह हम हेलोजन करते हैं। तो मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। मोनो हेलाइड्स, डाई हेलाइड्स, ट्राई हेलाइड्स एंड टेट्रा हेलाइड्स। नंबर ऑफ हेलोजन के अकॉर्डिंग RX, यानी हेलो एल्केन कितने टाइप के हो गए? मोनो, डाई एंड ट्राई। मोनो में फॉर एग्जांपल मेथेन में से एक H रिप्लेस किया और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? CH3, या C2H5Cl, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया? एथेन की जगह एक H हटा के क्या लगा दिया? Cl। तो अगर एक ही हेलोजन आता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो। अगर दो हेलोजन आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैंने एक ही Cl हटाया, एक ही H हटा के एक ही Cl लगाया, यहाँ मैंने 2 H हटा के 2 Cl लगा दिए, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? डाई में। ये हो गया डाइक्लोरोमेथेन। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया एथेन, एथेन होता है CH3 और मैंने अगर इसकी जगह क्या कर दिया? CHCl2, तो ये कितने हो गए? दो हेलोजन हटा दिए मैंने, एथेन में से 2 H हटा के 2 Cl लगा दिए, तो ये क्या किसके अंतर्गत आएंगे? डाई के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं ट्राई। ट्राई में 3 हाइड्रोजन हटा के हम क्या लगाएंगे? 3 हेलोजन। तो 3 हेलोजन लगा दिए, तो ये किस में आ जाएंगे? ट्राई हेलोजन में। Cl3, Br3 कुछ भी हो जाएंगे। और टेट्रा में क्या हो जाएंगे? चारों जो हाइड्रोजन हम रिप्लेस करके उसकी जगह हम हेलोजन पुट कर देंगे, तो वो हो जाएंगे आपके टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। ये था आपके फर्स्ट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन क्लासिफिकेशन। सेकेंड होता है कार्बन sp3 और X, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है और हेलोजन जुड़े होते हैं। थर्ड होता है कार्बन sp2 और उसमें हेलोजन जुड़ा होता है। तो ये हो गया नंबर ऑफ हेलोजन, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। अब मोनो जो होता है फर्दर होता है, वापस डिवाइडर होता है इन 3 पार्ट्स। मोनो हेलाइड्स या मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स कितने पार्ट में डिवाइडेड हो रहा? वापस 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी जो मोनो हेलाइड्स होते हैं उनमें हेलोजन कंपाउंड में उस कार्बन से अटैच रहता है जिसमें कार्बन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन होता है। प्राइमरी कार्बन मतलब एक ही कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो। ये कार्बन, इस कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन का मतलब एक कार्बन और इससे एक ही कार्बन जुड़ा हो, यानी इस तरफ कार्बन नहीं हो, इस तरफ केवल क्या हो? हाइड्रोजन हो। फॉर एग्जाम्पल तो ये प्राइमरी हेलाइड्स। सेकेंडरी, ये प्राइमरी हेलाइड्स का एग्जाम्पल हो गया। प्राइमरी में आगे कुछ भी हो सकता है, आगे कोई भी R हो सकता है। R मतलब कितने भी कार्बन, लंबी चेन हम ले सकते हैं। ये नहीं कि ये प्राइमरी, फर्स्ट कार्बन अगर एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो वो प्राइमरी, और ये कार्बन भी क्या होगा? प्राइमरी। अगर इस कार्बन से मैं कोई हाइड्रोजन जोड़ देती हूँ तो वो कार्बन जो हो जाएगा वो सेकेंडरी हेलाइड्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल
जो भी आप यहाँ लगाएंगे तो 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन और 2 पे क्या जुड़ा हुआ, हेलो। अगर आप F लगाते हैं तो फ्लोरो हो जाएगा, Cl लगाते हैं तो क्लोरो हो जाएगा और Br लगाते हैं तो ब्रोमो, और I अगर आप इसको हेलोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं तो आयोडो हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हेलो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये हो गया आपके सेकेंडरी। फिर होता है टर्शरी। टर्शरी एक कार्बन किससे रिप्लेस होते हैं, 3 कार्बन से। आगे ये कार्बन किससे और जुड़ सकता है, चेन आगे बढ़ सकती है, लेकिन जो मेनली जिससे हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन केवल 3 ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो ये टर्शरी। आप चाहो तो इधर एक कार्बन और बढ़ा दो, लेकिन ये कार्बन क्या कहलाएगा, टर्शरी। एक कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है तो वो कार्बन क्या कहलाता है, टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ये हैं मोनो हेलोजन जो डेरिवेटिव्स हैं वो वापस कितने में डिवाइडेड हैं, 3 पार्ट्स में। फिर आता है सेकेंड पार्ट है जिसमें कार्बन sp3 हो और हेलोजन वाले कंपाउंड। ये यानी कार्बन sp3 हाइब्रिड हो। sp3 हाइब्रिड का मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो चारों सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो। तो कार्बन sp3 हेलोजन कंपाउंड में सबसे पहले RX हेलो एल्केन, फिर आता है एलिलिक हैलाइड्स, थर्ड आता है बेंजेलिक हैलाइड्स। RX अभी आपने पढ़ा हेलोजन R मतलब एल्किल, R मतलब एल्किल, यानी जो हेलोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिड कार्बन से। sp3 आप कैसे पता लगाएंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सारी सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही है, यानी सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, डबल हो तो हम उसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपके RX, ये अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सेकेंड है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया था, बताया था कि जो हेलोजन है वो किससे अटैच रहेगा, sp3 हाइब्रिड से, यानी सिंगल बॉन्ड से। लेकिन जो नेक्स्ट कार्बन है वो किससे अटैच रहेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, यानी sp2 कार्बन से। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जब हेलोजन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो और नेक्स्ट कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड वाला हो, तो वो कंपाउंड किसके अंदर आते हैं, एलिलिक हैलाइड्स में। तो ये एलिलिक हैलाइड्स है, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये अब इसमें यहाँ जुड़ा है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये केवल साइक्लो एल्केन है। इसमें मैंने अगर Cl जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, sp3, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन क्या है, sp3 है, लेकिन ये कार्बन क्या होगा, इधर भी लगा सकते हो आप डबल बॉन्ड, चाहो तो आप इधर भी लगा सकते हो। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, एलिलिक हैलाइड्स के अंतर्गत आ जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड्स जो होते हैं उनमें हेलोजन जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, sp3 हाइब्रिड कार्बन से। वही सेम हेलोजन किससे जुड़ा हुआ, सिंगल बॉन्ड से। ये हाइड्रोजन, अगर आप चाहो तो इसको अलग से कर दो, तो ये HH क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो बेंजिलिक हैलाइड्स के अंतर्गत वो हैलाइड्स आते हैं जिनमें हेलोजन sp3 हाइब्रिड या संकरित कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन बेंजीन या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं हम बेंजेलिक हैलाइड। ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन कि बेंजिलिक जो क्लोराइड है उसमें हेलोजन किस हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है या किस संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको केवल यही लिखना था sp3। ये वापस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये हम
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1। देखो ये चैप्टर नंबर 1 जो है 1 से लेकर 4 जो यूनिट्स हैं और चैप्टर्स हैं वो एक यूनिट बनाते हैं। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हमारा चैप्टर है, मतलब पूरी यूनिट है जिसके अंदर 1 से लेकर 4 चैप्टर आएंगे। मतलब अगर अपन 1 से लेकर 4 चैप्टर पढ़ते हैं तो एक यूनिट कंप्लीट होती है जो कि 7 नंबर की है, जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे अपने पास में तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पहला चैप्टर, वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहला चैप्टर है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है थोड़ा सा अपन ब्रीफ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अपन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अपन तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे मान लो आवेश है, जैसे मान लो ये आवेश है, ठीक है। तो ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है। अगर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इसको रिपेल करता है, अगर वो नेगेटिव होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका एक क्षेत्र होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में किसी भी आवेश को वो अपनी तरफ खींच भी सकता है और वो रिपेल भी कर सकता है। तो ये जो क्षेत्र बना रहा है इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर बात करें अपन चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर बात करें अपन टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है, टाइप ऑफ चार्जेस की बात करें तो बेसिकली कितने टाइप के चार्ज होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप के चार्ज होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पता है आपको कि अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि अगर ये एक पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ चार्ज मेनली क्या होते हैं, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है। तीसरा टाइप को होता ही नहीं, ठीक है, फिर तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई चार्ज होता ही नहीं, ठीक है। तो मेनली जो हमारे चार्ज होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारा क्या है, वो है कि चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग मेनली चार्जिंग ऑफ बॉडी, कोई बॉडी को अपन चार्ज लाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको चार्ज लाना है इसके ऊपर, ठीक है। क्या करना है, इसको किसी भी प्रकार से जिस क्रिया से अपन इसको चार्ज लाते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग कैसे करते हैं, ठीक है, चार्ज उस पर कैसे लाते हैं, मतलब चार्जिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा, देखो सबसे पहला तो यहाँ पे आएगा देखो तो पहला टॉपिक क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। क्वेश्चन कैसा बनेगा इसके ऊपर, देखो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे किसी बॉडी को अपन चार्ज कैसे ला सकते हैं, चार्जिंग कैसे कर सकते हैं। तो पहला या फिर कह सकता है डिस्क्राइब दी टाइप्स हाउ टू चार्ज द बॉडी, ठीक है। या फिर ये सकता है कि व्हाट आर द मेथड्स टू चार्ज द बॉडी, ऐसे कोई भी पूछ सकता है। या बोल सकता है चार्जिंग के द्वारा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझाइए, ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या आएगा, जैसे आपको पता है ना फ्रिक्शन मतलब एक बॉडी ये रही और एक बॉडी ये रही, ठीक है। अपन ने दोनों बॉडी क्या किया, इन बॉडी को आपस में रगड़ने पे क्या हो गया, इसमें
इनमें आवेश क्रिएट हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ टेबल्स दे रखी है, ठीक है, मैं आपको नोट्स भेजूंगा, उसमें देख लेना। एक टेबल दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। उस टेबल में क्या बोल रखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास में टेबल में पहले ग्लास रोड है, क्या यहाँ पे एक ग्लास रोड है, ठीक है, ग्लास रोड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है, कैट स्किन है, कैट्स स्किन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, कैट स्किन हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या है, वुलन क्लॉथ, ठीक है, इस तरह से मेरे पास में ये 3 चीज़ें हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, किसमें कॉम्बिनेशन, जैसे सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, सिल्क क्लॉथ, ये सिल्क क्लॉथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो गया, प्लास्टिक रोड हो गया, यहाँ पे दूसरे में प्लास्टिक रोड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक रोड हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, एबोनाइट, एबोनाइट रॉड, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आएगा, एम्बर, ये लो एम्बर। नेक्स्ट में क्या आएगा यहाँ पे, एबोनाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, प्लास्टिक, ये लो प्लास्टिक। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, रबर, ये लो रबर। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन लेता हूँ और आपस में रगड़ता हूँ, जैसे मान लो मैंने ग्लास रोड लिया और फिर सिल्क क्लॉथ लिया, उनको रगड़ा आपस में, कैट स्किन लिया, फिर प्लास्टिक रोड लिया, अगर इनको आपस में रगड़ता हूँ इस कॉम्बिनेशन में, तो ये वाला जो पार्ट होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये हमारे पास में पहला मेथड हो गया कि हम किसी 2 बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या होता है, उन पे चार्ज डेवलप हो जाता है, मतलब चार्जिंग हो जाती है। लेकिन क्या हो जाती है, यहाँ पे चार्जिंग हो जाती है। पहला मेथड समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट में है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन है, ठीक है। कंडक्शन मतलब समझ रहे हो आप, कैसे कंडक्ट करना, कोई बॉडी है आपस में कंडक्ट हो रही है, ठीक है, कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है, देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाम समझ में आ रहा है, कंडक्शन मतलब क्या हो, जैसे मान लो एक बॉडी अपने पास में ये है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और एक बॉडी इसके ऊपर चार्ज है, प्लस 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 6 चार्ज है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, इस तरह से उसको मैंने संपर्क में लेके आया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, क्या लेके आया, इसके संपर्क में लेके आया, तो प्लस 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 और प्लस 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 3 आवेश होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मैंने क्या किया, इस तरह से यहाँ पर एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया, ठीक है, अलग कर दिया दोनों को, तो 3 चार्ज इस पे आ गए, 3 चार्ज इस पे आ गए, ठीक है। क्या किया अपन ने, पहले ये बॉडी बिल्कुल चार्ज था ही नहीं, इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर चार्ज था ही नहीं, ठीक है। फिर क्या किया अपन ने, संपर्क में लेके आए, कॉन्टैक्ट में लेके आए, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट में लेके आए, क्या हो गया, बराबर बराबर चार्ज इसमें क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर इसको अपन अलग कर दिया, तो मैंने जो बॉडी चार्ज नहीं थी उसको कॉन्टैक्ट में लगा क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। जैसे मान लो एक स्टूडेंट ये रहा, एक स्टूडेंट ये रहा, ये पढ़ने वाला, ये पढ़ने वाला नहीं, ऐसा मान लेते हैं। ये संपर्क में आएंगे, क्या होंगे, गुण ट्रांसफर होंगे, ठीक है। वो पढ़ने लग जाएगा, या फिर हो सकता है पढ़ने वाला पढ़ाई छोड़ दे, तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट में आया, कंडक्ट हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, कंडक्ट हुआ, कंडक्शन हुआ, कहीं कहीं कंडक्ट करके करके चार्ज एक दूसरी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। हमेशा चार्ज होंगे, वो कभी भी खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते, उनको अपन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बात, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आने वाला है, तीसरा तरीका जो है चार्ज करने का, वो क्या है, तो इसमें तीसरा है जो है वो है इंडक्शन। नेक्स्ट क्या है, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आया कि नहीं है, चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब कि सपोज मान लो बॉडी एक कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज नहीं है, जैसे मान लो ये बॉडी होगी, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं एक बॉडी है कोई, मान लो जैसे मान लो मैंने मान लिया यहाँ पे कोई बॉडी है, उस पर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और वो इसके संपर्क में लेके आया, तो होगा क्या इससे कि ये जो पॉजिटिव है ये सारे नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे इस बॉडी में, और इसके पॉजिटिव चार्ज है वो दूर चले जाएंगे इस तरह से। समझना है कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये सारे चार्ज दूर चले जाएंगे, दूर, और जो नेगेटिव वाले आवेश है वो इसके करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो याद देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव। अब मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने अर्थ कर दिया, क्या कर दिया, इसको अर्थ कर दिया, तो सारे चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, जमीन चले जाएंगे। अब अपन भले इस बॉडी को हटा भी देंगे ना, तो भी क्या होगा, ये पूरी बॉडी कैसे होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। मतलब यहाँ पे अपन कॉन्टैक्ट में लेके नहीं आ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, इसको सामने रख रहे हैं इसके, ठीक है, मतलब इंडक्शन हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली इसको बोलते हैं इंडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंडक्शन बोलते हैं। इस प्रकार से अपन किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में टॉपिक्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और वह प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वेश्चन बनता है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है।
देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या होगा, देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देखो प्रॉपर्टी का मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला टॉपिक है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या होता है, एडिटिविटी मतलब हम किसी चार्ज को एडिट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐड कर सकते हैं उसको। जैसे मान लो मेरी बॉडी में चार्ज है +q +2q -3q +4q, इस तरह से चार्ज है, ठीक है। ये मैं इनको जोड़ सकता हूँ आपस में, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया 3q, फिर 4q तो कितना हो गया, फिर -3q तो कितना हो गया पे ये 7q हो गया, और यहाँ पे -3q हो गया, कितना आ गया पे ये 4q हो गया। समझ में आया कि नहीं है। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से अपन चार्ज को जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसका मतलब क्या होता है, पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा, मैं चार्ज को जोड़ सकता हूँ सिंपली, जैसे अपन नंबर जोड़ते हैं वैसे इसको जोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हम कोई बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, कोई बॉडी रुकी हुई है, ठीक है। तो बॉडी रुकी हुई है तो क्या होगा, बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसका चार्ज मान लो Q है, लेकिन मान लो कोई बॉडी गति करने लगी तो भी उसका चार्ज उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी रुकी हुई है उसका चार्ज उतना ही रहेगा, और अगर वो गतिमान है तो भी उसका चार्ज उतना ही रहेगा। इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ, ठीक है। जैसे मान लो अपन मास की बात करें तो मास में भी क्या होगा कि जैसे कोई बॉडी है वो 50 किलो की है, अगर मान लो गतिमान है कोई वस्तु तो उसका वेट भी 50 किलो ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में अपना जो टॉपिक आता है वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट अपना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पढ़ाई है अपन ने कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या मतलब इसका, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब किसी भी वस्तु का जो भी चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब यूनिक, उसको अपन पैदा भी नहीं कर सकते, उसको अपन नष्ट भी नहीं कर। जैसे किसी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्जेस नेवर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। और ये जनरेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको नष्ट भी नहीं कर सकते जनरेट भी, लेकिन हाँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसको ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट में आता है अंतिम में वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फोर्थ क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं इसमें क्वांटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा है ना, क्वांटा मतलब क्या होता है, पूर्ण, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUAN, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब जो भी आवेश होंगे ना वो पूर्ण रूप में होंगे। जैसे मान लो कि मैंने बोला 5 आवेश ट्रांसफर हो गए, 10 आवेश ट्रांसफर हो गए, 25 आवेश ट्रांसफर हो गए, यूनिट 5.25 ट्रांसफर हो गए, ठीक है। जैसे 1.25 ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी, मिनिमम एक आवेश को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब जो भी चार्जेस ट्रांसफर होंगे वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में, ठीक है। टोटल चार्जेस क्या होंगे, तो टोटल चार्ज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, n इंटू क्यू होगा, मतलब वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, n का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है ना, पूर्ण गुणज के रूप में ही हमेशा होता है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 4 प्रॉपर्टी है जो कि मुख्य रूप से आपको पूछ सकता है, व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और चौथी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इस प्रकार से इसकी मुख्य रूप से 4 प्रॉपर्टी है, आपको चारों प्रॉपर्टी याद करनी है, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ने वाले अपन, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है देख लेते हैं अपन। कूलम्ब्स लॉ क्या, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो एक चार्ज है यहाँ पे +Q, Q1 है, एंड अनदर चार्ज है Q2, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज R, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या होगा, अगर ये प्लस है ये भी प्लस है, इनमें क्या होगा,
रिपल्सन होगा। क्या होगा इसमें? रिपल्सन होगा। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मीन्स क्या हो गया कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, इस तरह से। सो कंबाइन करता हूँ, क्या होगा? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसमें हटाता हूँ प्रोपोर्शनल साइन को तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया? एक कूलम्स का नियम आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो ये बार 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 आएगा। ठीक है, हमने जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? 1/4 पाई, ये कांस्टेंट था। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁹ होती है। ठीक है, इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपको। 9 × 10⁹, ठीक है, सॉरी 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, किसकी वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। ये अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको बताऊंगा किस तरह से इसको पुट करके इसका आंसर निकालते हैं। तो 9 × 10⁹ इसका आंसर है। ठीक है, ये कूलम्स होगा। ठीक है, तो आज का जो पोर्शन होगा इसको आपको पढ़ना है। आज ये पोर्शन जो मैंने पढ़ाया है इसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर अपन इसमें और चेंज कर सकते हैं। और आज से आपको वापस से एक नए जोश के साथ में वापस पढ़ाई शुरू कर देनी है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन पढ़ाई नहीं करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया, और फिर अपन लास्ट में चाहेंगे मैं पढ़ लूँ तो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको पता ही है स्कूल भी खोल नहीं पा रही है। ठीक है, और स्कूल एक प्रयास कर रहा है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए प्रयास कर रहा है, किस तरह से तरीका निकाल रहा है और आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो सब अपनी अपनी जगह से क्लासेस भी ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, टीचर की मेहनत से कुछ भी नहीं होने वाला। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपकी जो सक्सेस है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हम तो खाली माध्यम है, मीडियम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मेहनत करनी है। जो क्लासें पढ़ाई जा रही है उसी दिन उसको टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को बता सकते हो, सर को भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उसका अपन समाधान निकालें। ठीक है, बाकी आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब अपनी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर 4 यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अपनी ये 4 ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले भी अपना काफ़ी कुछ पोर्शन कवर हो चुका है। 4 चैप्टर ये हो जाएंगे, 10 चैप्टर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन को इसको किसी भी कीमत पे 1 महीने के अंदर कवर करना है। ठीक है, तो आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे साथ साथ में तो आपको कवर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning students, welcome to our next class of matrix part 3. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके ही पार्ट्स, डायगोनल मैट्रिक्स, देन आता है स्केलर और फिर उसके बाद में आता है यूनिट मैट्रिक्स। उसी को मैं सम अप कर रही हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें I = J होगा। कहने का मतलब जो आपका ऑर्डर रहेगा वो रहेगा स्क्वायर्स में कह सकते हैं सिमिलर रहेगा I और J, लाइक 2/2, 3/3, 4/4 इस तरीके से। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो रहेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें नॉन डायगोनल जो रहेंगे ज़ीरो रहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ये सिमिलरली 3/3, 4/4 इनमें भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन जाते हैं डायगोनल के ही एक और सेक्शन में जिसको हम कहते हैं स्केलर। इसमें क्या होता है, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स मतलब इस डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट 0 0 रहेंगे। तो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स अगर सिमिलर हुए, फॉर एग्जांपल 4 and 4, ऐसी कोई मैट्रिक्स है 4 0 0 4, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, तो ऑल डायगोनल आर सेम, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स या फिर एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स या फिर एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 हो, उसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। इसका नेक्स्ट लेवल आता है यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, इसको आई से डिनोट करते हैं। आई से डिनोट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होते हैं, तो लाइक 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स इज 1। ये 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स हो गई। या फिर हम कहें 3x3 की अगर ले रहे हैं तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, तो उस टाइम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में, मैट्रिक्स में जब भी हमको 1 यूज़ करना होगा उसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे यूनिट मैट्रिक्स। वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, हमारे अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस ऑर्डर की हम यूनिट मैट्रिक्स यूज़ कर लेंगे, चाहे वो 2x2 हो, चाहे 3x3 हो, 4x4 हो, लेकिन इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम आते हैं, मैट्रिक्स आती है आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? नाम से जैसे पता चला, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज वाली मतलब जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं यहाँ पर, इसके ये दो टाइप की होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या हुआ? अपर ट्रायंगुलर दैट मीन्स अगर मैंने ये ली, कोई 3x3 की मैट्रिक्स ली है सपोज मैंने, ठीक है, इसके डायगोनल मैंने ले लिया, ठीक है, ये इस टाइप की कोई मैट्रिक्स मैंने ली है, 3x3 की मैट्रिक्स है, और इसको आपको चेक करना है ये अपर ट्रायंगुलर है या नहीं। अभी कैसे पता चलेगा? नेम से जैसे क्लियर है अपर ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? आपको फर्स्टली देखने हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पर अपन एक ट्रायंगल बनाएंगे, इस डायगोनल को मिलाते हुए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, ये हो गया अपर ट्रायंगल, और इसको अगर यहाँ नीचे मिक्स करते तो ये होता है लोअर ट्रायंगल। अब कौन सी मैट्रिक्स कह रहे हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अगर तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट, ऊपर से ही हमने अपर ट्रायंगल यानी ऊपर वाला ट्रायंगल, तो अगर ऊपर वाले ट्रायंगल में नॉन जीरो एलिमेंट है, उसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स, अपर ट्रायंगुलर को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे अगर तो ज़ीरो हैं, तो उसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इफ द ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट मीन्स ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है आपका, जो विकर्ण है, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर तो जीरो है तो हम उसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिलो the upper triangle all elements are zero, सारे एलिमेंट्स अगर तो जीरो है, जीरो, दैट्स कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया अपर ट्रायंगल, ये हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की तरफ अगर सारे एलिमेंट जीरो है, अगर नहीं समझ आता तो सबसे बेस्ट थिंग अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास बचते हैं वो जीरो है, तो दैट्स कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब
लोअर ट्रायंगुलर मतलब जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, ओके ये कोई मैट्रिक्स है 5 0 0 7 8 0 9 2 0। अब इसमें अगर 9 2 8 ही ले लो, ठीक है, 9 2 8। इसमें अगर हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब लोअर ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये डायगोनल को मिला करके यहाँ पर ये ट्रायंगल बना, ये होता है लोअर ट्रायंगल। अगर लोअर ट्रायंगुलर को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है तो उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या फिर ये कहें कि जो भी आपका डायगोनल बन रहा है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की तरफ सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो हम उसको लोअर ट्रायंगुलर, हमारा चॉइस है हम कुछ को लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे वाले ट्रायंगल को छोड़ करके बाकी सारा जीरो, तो वो हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अंडरस्टूड। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब डायगोनल को मिला करके दो ट्रायंगल पॉसिबल है, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी है स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब यहाँ पर ट्रायंगल कैसे पॉसिबल है, 1 एक ट्रायंगल ये बना, दूसरा ट्रायंगल यहाँ नीचे की तरफ भी बन रहा है, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल। तो जब कहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो अपर ट्रायंगुलर को छोड़ करके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा। और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब लोअर को छोड़ करके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के बाद जो आपका नेक्स्ट जो आता है टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाएगा, इसको डिनोट किया जाता है टी से। ओके, टी का मतलब क्या, कोई मैट्रिक्स ए है उसका मुझे ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करना है, इसका मैं ऑपरेट कर रही हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। पोज ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज कुछ भी नहीं, इट इज जस्ट द इंटरचेंज ऑफ interchange of rows and columns, रो एंड कॉलम्स का इंटरचेंज। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है कोई मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1 2 5 एंड 6। मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज आपको करना है, तो ए का ट्रांसपोज करना है दैट इज इक्वल टू 1 2 5 6 का ट्रांसपोज करना है। तो मतलब यहाँ पर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, जो कॉलम में है वो अब रो में जाएगा, जो रो में है वो अब कॉलम में जाएगा। इट्स लाइक दिस थिंग,
ये कॉलम है, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, दिस इज द कॉलम, ये अब चला जाएगा पूरा रो में। अब कैसे जाएगा ये यहाँ पर, वन, टू, 5 एंड 6 कैसे, तो जो कॉलम में है वो अब रो में जाएगा, मतलब ये जो 5 है वो अब ऐसे हो जाएगा, तो 1 5 जो कि कॉलम में है अब वो रो में शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा, 1 5 वुड बी 1 एंड 5, जो फर्स्ट कॉलम में है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, नाउ जो ये 2 एंड 6 जो कॉलम में है वो अब सेकेंड रो में आ जाएगा। अब इसी तरीके से तो ये जो चीज़ हमारे सामने आई, फर्स्ट कॉलम इज नाउ इन फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोज। अब ये तो हो गया 2/2 की कोई मैट्रिक्स ली थी, इसी तरह 3/3 हो तो वहाँ पर भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स आपको दे दी B इज इक्वल्स टू ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो B का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, डायरेक्टली यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे B का ट्रांसपोज। फर्स्ट जो कॉलम है अब वो फर्स्ट रो में आ जाना चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम इज 2 8, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो में आ जाएगा 2 8 4 9, सेकेंड कॉलम वुड बी सेकेंड रो, तो ये हो जाएगा 4 9, और थर्ड कॉलम जो है वो थर्ड रो में चला जाएगा, 6 10 वुड बी लाइक दिस, ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा 6 10, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट ट्रांसपोज आ जाएगा। ये हो गया ट्रांसपोज निकालने का तरीका। अब जो नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ तक जो भी आपकी क्यूरीज है आप वो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।